जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल फीचर यूज ऑफ बैंक के। हम लोग अगर बैंक मीडियम यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स और रिसीट्स के लिए, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पेमेंट्स और रिकवरी के लिए, तो वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो उसके डिफरेंट वेज हम लोगों ने जो है वो अभी प्रीवियस सेशन तक उनको हमने डिस्कस किया। तो डिफरेंट उसकी पॉसिबिलिटीज थी या उसके जो एडवांटेजेस हमें हो सकते थे उनको हम लोग डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में इसका बेनिफिट हमने देखा था कि हम लोग जब डबल रिकॉर्ड करते हैं बैंक ट्रांजैक्शन को, तो फिर कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आ ही जाता है किसी रीजन की वजह से, या कोई फ्रॉड होता है या कोई एरर होता है, उसकी वजह से हमारा जो हमने एक बिजनेस ने जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है बैंक ट्रांजैक्शन का, बैंक ने भी अपने पास उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है। जब दोनों रिकॉर्ड्स को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं तो उनमें किसी न किसी वजह से कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए और अपने जो बैलेंसेस हैं उनको मैच करने के लिए बिजनेस का अकाउंटेंट एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। उस स्टेटमेंट को नाम दिया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग कंट्रोल फीचर्स अगर बैंक हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। मेकिंग बैंक डिपॉजिट, जब हम लोगों ने बैंक में अमाउंट सबमिट करते हैं, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल्स हम लोग किस तरह से चेक्स लगा सकते हैं। एक तो ये है कि हम लोगों ने अगर बैंक में कुछ अमाउंट जमा करवानी है तो उनका रिकॉर्ड अलग से हमारे पास बैंक कोड नंबर्स के साथ उनके अमाउंट्स और जो डेट्स है उसके साथ उनका रिकॉर्ड अलग से हमारे पास होगा। और ऑथोराइज्ड पर्सन हमारे पास एक है जो कि सिर्फ डिपॉजिट करवाने के लिए हम लोगों ने उसको ऑथोराइज किया हुआ है। ठीक है। और बैंक के जो चेक हम लोगों ने या जो हमारी डिपॉजिट स्लिप है जो हम लोग यूज करते हैं बैंक में अमाउंट जमा करवाने के लिए, उस वो आप लोगों ने भी अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी कि उसके फ्रंट पे उसको फिल किया जाता है, बैक एंड पे उसको जो है अब अगर डिफरेंट अमाउंट्स या डिफरेंट चेक्स आप लोग या डिफरेंट करेंसी नोट्स आप सब डिपॉजिट करवाते हैं तो उनकी नंबरिंग दी जाती है कि कौन से नोट जो है करेंसी नोट कितनी अमाउंट वाले हैं, कौन से करेंसी नोट कौन सी अमाउंट वाले हैं, मुकम्मल डिटेल वहां पे लिखी जाती है। और ये काम करता कौन है? डिपॉजिट डिपॉजिट स्लिप को फिल करके साइन करके बैंक में जमा कौन करवाता है? वो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है हमारा। हम लोगों ने वो जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था ना हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल का, उसके तहत ऑथोराइज्ड पर्सनल ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद राइटिंग चेक्स, डिपॉजिट तो करवा दिया, अब चेक्स भी तो इशू करने पड़ते हैं। जब चेक राइट करते हैं, चेक इशू करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, अब इसके लिए भी हमारे पास एक डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसने ये साइन करना मतलब चेक लिखना है। रिटर्न ऑर्डर्स साइन बाय डिपॉजिटर डायरेक्टिंग बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू डेजिग्नेटेड रेसिपिएंट। मतलब चेक राइटिंग से क्या मुराद है कि जब आप एक अकाउंट होल्डर अपने बैंक को एक ऑर्डर जो है वो देता है कि जनाब रिटर्न ऑर्डर देता है कि ये जितनी रकम इस चेक के ऊपर लिखी हुई है, ऑर्डर के ऊपर लिखी हुई है, ये रकम इस ऑर्डर पे मेंशन्ड पर्सन को ये रकम जो है वो अदा करती जाए, तो उसको हम लोग राइटिंग ऑफ चेक कहते हैं। ठीक है। उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं चेक के ऊपर, वो कौन है? मेकर। मेकर कौन है? वो जो अकाउंट होल्डर है वो मेकर, मेकर ऑफ चेक को कहलाता है वो। पेई, पेई वो पर्सन है जिसने अमाउंट रिसीव करनी है। ठीक है। एंड पेयर से मुराद वो बैंक है जिस बैंक ने वो अमाउंट पे करनी है, जिस बैंक के लिए आपने वो ऑर्डर जो है वो इशू किया था, चेक इशू किया था, उसको हम लोग पेयर कहते हैं। पेयर कौन है? चेक की अदायगी करने वाला बैंक। मेकर कौन है? अकाउंट होल्डर जिसका उस बैंक में अकाउंट है। और पेई वो शख्स जिसको बैंक ने उस चेक की पेमेंट करनी है। ठीक है जी। इन चीजों का जानना हमारे लिए जरूरी है ना। उसके बाद आ गया जी यूज ऑफ फीचर में हम लोग देखते हैं बैंक स्टेटमेंट को। जब बैंक स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखें जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेटा अगर हम हमारा बैंक में एक अकाउंट है तो हम लोग बैंक के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन ट्रांजैक्शंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है रिटर्न फॉर्म में, वो हम अपने पास मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। मेंटेन किए हुए हैं हम लोग। तो अब बैंक भी इसी तरह अपने पास अपने हर कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए है। तो बेटा वो जो बैंक अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन किए हुए है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है, उस कस्टमर के रिकॉर्ड को विद द बैंक, जो बैंक के पास रिकॉर्ड होता है इंडिविजुअल कस्टमर का, उसे हम लोग नाम देते हैं बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है। वो बैंक स्टेटमेंट क्या है?
कस्टमर का रिकॉर्ड है बैंकर के पास, जो कि एक बैंक ने अपने पास अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। अब बेटा जब हम लोग बैंक से अपना रिकॉर्ड मंगवाते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल्स मंगवाते हैं जिसे बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है, तो उसमें दो चीजें हमें नजर आती हैं, एक होती है डेबिट मेमोरेंडम और एक होता है क्रेडिट मेमोरेंडम। बेटा एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखें बैंक की जो ट्रांजैक्शन है, हमने कहा था बैंक कैश के बारे में मैंने आपको कहा था, अपने जरा जो आपके स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स थे उनको जरा थोड़ा सा रिकॉल करिएगा जहन पे जोर डाल के। मैंने आप लोगों से बेटा कहा था कैश आपका एसेट होता है, और कैश की जो फॉर्म्स है वो क्या हो सकती हैं, कैश आपकी पॉकेट में हो सकता है, कैश आपका बैंक बैंक में हो सकता है, कैश आपने किसी से लेना हो सकता है। तो ये तीनों कैश की ही सूरतें हैं, कैश की ही फॉर्म्स हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो बेटा अब अगर आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो, आप बैंक को डेबिट करते हो और कैश को क्रेडिट कर देते हो, तो बैंक बैंक तो इसके ऑपोजिट ही करता है ना, बैंक इसके ऑपोजिट। अब देखिए जब दो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक पर्सन जो रिकॉर्डिंग करेगा, दूसरा पर्सन उसके बिल्कुल ऑपोजिट करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक शॉपकीपर हैं, आप किसी कस्टमर को कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर वो परचेज कर रहा है, मतलब दो लोग जब आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स जा रहे होते हैं। हाँ, तो बेटा अभी जरा इसी कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ी देर के लिए जहन में बिठा लें कि आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, आप बैंक को डेबिट करते हैं, तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट करता है रूटीन में। जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करवाते हैं, आप बैंक को जो है वो क्रेडिट कर देते हैं, तो बैंक आपको क्या करता है, डेबिट कर देता है। ठीक है, ये चीजें जरा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, यहां से बार बार रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके सुन लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है डेबिट मेमोरेंडम की और क्रेडिट मेमोरेंडम की। ये डेबिट मेमोरेंडम से क्या मुराद है, अब बैंक स्टेटमेंट में ये दो चीजें हमें नजर आती हैं, बैंक स्टेटमेंट में अगर ये दो चीजें नजर आती हैं, डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम, तो इनसे क्या मुराद है बेटा, इसका मुराद क्या है कि बैंक ने बैंक स्टेटमेंट में कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया हुआ है या क्रेडिट किया हुआ है, बैंक ने किस लिए, रूटीन की एक्टिविटी से हट के। बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कब करता है, जब कस्टमर के अकाउंट में कमी आ रही होती है, कस्टमर के अकाउंट में रिडक्शन हो रही होती है, जब कस्टमर के अकाउंट से पेमेंट होती है तो तब बैंक उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता है। तो यहां पे डेबिट मेमोरेंडम से क्या मुराद है कि वो जो रूटीन में कस्टमर के अकाउंट में कमी आती है, जब वो चेक ड्रॉ करके बैंक से कैश विड्रॉ करके लेके जाता है, उसके अलावा बैंक में जब कमी आएगी तो उसको डेबिट मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। ठीक है, वो कब कमी आ सकती है बेटा, बैंक चार्जेस, बैंक आपके लिए, बैंक कस्टमर के लिए काम कर रहा है, कस्टमर के को फैसिलिटेट कर रहा है, कस्टमर के पैसों की निगरानी कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बैंक आपसे सर्विस चार्जेस लेता है, या बैंक आपसे आपको चेक बुक्स देता है, या आपके लिए ऑनलाइन ट्रांसफर करता है, या आपको बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह इशू करता है, आपको रिकॉर्ड आपका प्रोवाइड करता है, तो इन सब के लिए बैंक आपसे चार्जेस लेता है, पैसे लेता है बैंक आपसे इस सारे कामों के लिए। ये जो सर्विसेज आपको बैंक दे रहा है उसको बैंक सर्विस चार्जेस का नाम देंगे। ठीक है, तो बैंक सर्विस चार्जेस के लिए बैंक स्टेटमेंट में डेबिट मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम का मतलब डेबिट मेमोरेंडम, ये डेबिट नजर आ रहा होता है आपको, ये बैंक सर्विस चार्जेस के लिए आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है। एनएसएफ से मुराद क्या है, नॉट सफिशिएंट फंड्स। मतलब कई दफा ऐसा होता है कि आपने कोई चेक जमा करवाया था किसी और अकाउंट का, और वो अकाउंट का चेक जब आपने बैंक में जमा करवाया तो बैंक ने आपको वो डेबिट नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो नॉट सफिशिएंट फंड्स थे, मतलब जिस अकाउंट का चेक आप जमा करवा रहे थे उस अकाउंट बैलेंस में उतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं थी जितने का वो चेक आ चुका था, तो बैंक ने उसको आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसऑनर चेक कहते हैं, या उसे कहते हैं नॉट सफिशिएंट फंड्स। तो इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट में बैंकर ने आपके अकाउंट में डेबिट मेमोरेंडम इंक्लूड किया होता है। इसी तरह क्रेडिट मेमोरेंडम, बैंक आपको क्रेडिट कब करता है, जब आपके अकाउंट बैलेंस में इजाफा होता है। अब इजाफा कब होता है, एक तो इजाफा ये है कि रूटीन में आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, चेक डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी वजह से आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा होता है। लेकिन उसके अलावा ये तो रूटीन की एक्टिविटीज थी ना, कि आप अमाउंट डिपॉजिट या चेक्स डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक क्रेडिट होता है, इसके अलावा बैंक भी क्रेडिट हो जाता है।
उन वो जो बैंक आपकी रूटीन की एक्टिविटीज के अलावा क्रेडिट हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट मेमोरेंडम में कैटेगराइज करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट मेमोरेंडम की हेडिंग में ये चीजें लिखी होंगी। कलेक्ट्स नोट्स रिसीवेबल, कि भाई आपने कोई अमाउंट किसी से रिसीव करनी थी, आपके पास टाइम नहीं था या आपने भूल जाना था, आपने बैंकर को दे दिया कि बैंक ये मेरे कलेक्शन है, किसी बंदे से पैसे लेने हैं, ये पैसे लेके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर तो कर देना। तो बैंक ने उस नोट को अपने पास रख लिया हुआ था। नोट पेबल हमने क्या कहा था, क्या होता है ये नोट रिसीवेबल, कि जब एक पर्सन आपको प्रॉमिस दे देता है रिटर्न फॉर्म में कि जी मैं आपको इतनी पेमेंट इतनी देर के बाद अदा करूंगा विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, तो वो जो प्रॉमिस दे देता है रिटर्न फॉर्म में उसको हम लोग नोट रिसीवेबल का नाम देते हैं। तो बैंक ने वो नोट रिसीवेबल कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये रूटीन की एक्टिविटी नहीं थी आपकी ना, इरेगुलर एक्टिविटी थी, तो इसके लिए आपका अकाउंट उसने बैंक ने क्रेडिट कर दिया। या इंटरेस्ट अर्न, आपके बैंक के पास कुछ डिपॉजिट्स पड़े हुए थे, उन डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक ने आपको क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट दिया है वो भी क्रेडिट मेमोरेंडम में शो हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट क्या है, ये जो कस्टमर का रिकॉर्ड बैंकर ने अपने पास मेंटेन किया होता है उसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और कस्टमर जब चाहे जिस वक्त चाहे बैंकिंग आवर्स के दौरान अपने बैंक से, अपने कंसर्न बैंक से जहां पे आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर अपना रिकॉर्ड आप तलब कर सकते हैं। जी मुझे मेरे रिकॉर्ड की जो है वो एक कॉपी चाहिए, तो बैंक आपको आपका रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग अपनी जुबान में या ऑफिशियल लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बेटा एक रिव्यू क्वेश्चन है हमारे पास, कंट्रोल फीचर्स, जब हम लोग बैंक को यूज करते हुए कंट्रोल फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे। द कंट्रोल फीचर ऑफ बैंक अकाउंट डू नॉट इंक्लूड, कि जब हम लोग बैंक अकाउंट के कंट्रोल फीचर्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें शामिल नहीं है क्या, हैविंग बैंक ऑडिटर्स वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस पर बुक्स। अब बैंक का ऑडिटर का क्या ताल्लुक है कि जो बैंक के रिकॉर्ड को हमारे रिकॉर्ड के साथ मैच करे, इसका बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक, बैंकर के आइटर का बैंक के साथ ताल्लुक होगा, बिजनेस के साथ तो ताल्लुक नहीं होगा ना बेटा। मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ कैश दैट मस्ट बी केप्ट ऑन हैंड, हाँ जी ये ठीक था, हमने पढ़ा था ये कि जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करवा के रखते हैं या बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस ऑन हैंड होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा प्रोवाइडिंग डबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बैंक ट्रांजैक्शन, हाँ जी जब हम लोग बैंक को यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स और रसीट्स के लिए तो डबल रिकॉर्ड हमारा बन जाता है, एक हमारे पास और एक बैंक के पास। नंबर 3, सेफ गार्डिंग कैश बाय यूजिंग ए बैंक एज डिपॉजिटरी। ठीक है, कि जब हम लोग बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं तो हमारा कैश जो है वो चोरी होने से, फ्रॉड होने से, मिसप्लेस होने से बच जाता है। तो ये तीनों फीचर्स थे उसके यूज ऑफ बैंक के, लेकिन वो जो पहले वाला था वो यूज ऑफ बैंक का फीचर नहीं था। ठीक है जी, तो यहां तक बेटा आज का हमारा टॉपिक था। आज मैंने आप लोगों को आप जो जो ज्यादा चीजें याद रखने वाली हैं बेटा वो मैं दोबारा से बता देता हूं, आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। एक बेटा मैंने आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलेशन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है आज के लेक्चर में, और एक मैंने डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम के बारे में हिंट दिया है। और ये डेबिट मेमोरेंडम और क्रेडिट मेमोरेंडम होते कहाँ पे हैं, बैंक स्टेटमेंट में होते हैं। ठीक है, ये चार चीजें जो है इनको तो थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा लेक्चर को दोबारा बार बार सुन के, क्योंकि अगला जो पूरा टॉपिक है हमारा, पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं चीजों के गिर्द घूमना है, बैंक स्टेटमेंट, डेबिट मेमोरेंडम, क्रेडिट मेमोरेंडम। ठीक है, और बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये काम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे फाइनल एग्जाम का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहां तक आज का बेटा हमारा टॉपिक था जो कि एंड अप हो गया है।